नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के ऊपर। ठीक है, तो अपने टू द पॉइंट बात करेंगे जो एग्जाम के अनुसार महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपने ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो एग्जाम के अनुसार महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं इसकी। अपने पहले बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे, यानी कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? आप सभी को पता है कि अपने मध्यकालीन भारत के अंदर एक टाइम पीरियड है सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, इस समय सल्तनत काल के अंदर 5 विभिन्न प्रकार के वंशों ने शासन किया, जिसके अंदर मुख्य रूप से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश के जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसका युद्ध होता है किसके साथ? बाबर के साथ। ठीक है, कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इब्राहिम लोधी का बाबर के साथ युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, और 1526 ईस्वी के अंदर होता है। इसके अंदर बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोधी को हराकर सल्तनत काल का अंत करता है और बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य। ये मुगल साम्राज्य, इसका टाइम पीरियड है 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। ठीक है, मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड है 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। अब अपन बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंदर मुगल साम्राज्य को अपने दो भागों में बांटते हैं, 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके अंदर एक टाइम पीरियड है शक्तिशाली मुगल साम्राज्य, जिसका टाइम पीरियड है 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। ठीक है, और दूसरा है कमजोर मुगल साम्राज्य। ठीक है, उसका टाइम पीरियड है 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। ठीक है, 1857 ईस्वी के अंदर बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज अधिकारी पकड़ लेते हैं। उसी के दिन अपन इसका अंत मानते हैं, पर बहादुर शाह जफर की द्वितीय की जो मौत होती है वो 1862 के अंदर होती है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड था शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और कमजोर मुगल साम्राज्य। ठीक है, आपने बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति के कारण क्या थे? शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का जब अंत होता है 1707 ईस्वी के अंदर, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो इस कमजोर मुगल साम्राज्य का फायदा उठाने के लिए मराठा दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आक्रमण करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मराठा है। ठीक है, ये उत्तर भारत की तरफ अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत उत्तर भारत की तरफ आक्रमण करते हैं। जो दक्षिण के अंदर मराठा हैं वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं और राजस्थान के शासकों से भारी मात्रा में कर वसूलते हैं। ठीक है, सूद, सरदेशमुखी आदि काफ़ी मात्रा में राजस्थान के जो शासक है उनसे लूटते हैं। ठीक है, और आने वाले समय में ये अपने आक्रमण है उसके अंदर लगातार वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो राजा हैं वो बहुत से राजा है जो मराठाओं से परेशान हो जाते हैं और इनके खिलाफ एक शक्तिशाली सम्मेलन या संघ बनाने के भी प्रयास करते हैं। ये सम्मेलन, जैसे आपने इस नाम सुना होगा, हुरडा सम्मेलन, जो 1734 ईस्वी में हुआ था मेवाड़ के। ठीक है, राजा ने इसकी अध्यक्षता की थी। हुरडा कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। तो ये क्या है कि मराठाओं के खिलाफ एक संघ बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मराठाओं से सारे राजा, राजस्थान के जो राजा हैं वो सारे परेशान थे, इसलिए ये मराठा राजस्थान के अंदर आतंक मचा के रख देते हैं और
इसी प्रकार ये मराठा अंग्रेजों के खिलाफ भी अपने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत उनसे युद्ध करते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध आप देखोगे तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। आंग्ल मराठा युद्ध, टोटल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक। दूसरा हुआ 1803 से 1805 में, और तीसरा हुआ 1817 से 1818 में। ठीक है, आंग्ल मराठा टोटल 3 युद्ध हुए, 1775 से 1782, 1803 से 1805, 1817 से 1818। आप ये देखोगे कि 1803 के अंदर, 1803 से 1805 के अंदर जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, उसके समय अंग्रेज अधिकारी अपने राजस्थान के जो राजा हैं उनके साथ ये संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं कि क्यों ना आपके जो दुश्मन मराठा हैं, हमारे भी दुश्मन जो मराठा हैं, क्यों ना इनके खिलाफ अपने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर इनके खिलाफ लड़ा जाए। तो इसके लिए वो राजस्थान के जो राजा हैं इसके साथ सहायक संधि करते हैं। ठीक है, सहायक संधि राजस्थान के अंदर जो राजा हैं वो किस प्रकार करते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले सहायक संधि का जनक कहा जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। ठीक है, अपने राजस्थान के अंदर इसकी जो प्रथम जो रियासत है जो सहायक संधि करती है वो है भरतपुर। ठीक है, फर्स्ट रियासत कौन सी है? भरतपुर। भरतपुर 1803 ईस्वी के अंदर, भरतपुर 1803 ईस्वी के अंदर सहायक संधि करती है। ठीक है, इसके बाद अलवर करती है। ठीक है, इसके अलावा जयपुर और जोधपुर भी रियासत है जो सहायक संधियां करती है। ये जयपुर और जोधपुर वाली सहायक संधियां मान्य नहीं होती है। ठीक है, सहायक संधि, जब सहायक संधि हो रही है उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली है। लॉर्ड वेलेस्ली, इनका जो टाइम पीरियड है 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक है। ठीक है, 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक है। आप ये देखोगे लॉर्ड वेलेस्ली जो भारत का गवर्नर जनरल है, ठीक है, प्रतिनिधि है वो है लॉर्ड लेक। ठीक है, लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक जो अंग्रेजों का प्रतिनिधि है। एक तरफ से लॉर्ड लेक अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में संधि पर हस्ताक्षर करता है, दूसरी तरफ अपने राजस्थान के जो राजा हैं, ठीक है, वो जो शासक है वो संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, ये सहायक संधि क्या थी इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अपने बात कर रहे हैं सहायक संधि की। ठीक है, सहायक संधि जैसे ये कोई रियासत है, ठीक है, किसके साथ सहायक संधि करी है? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज के लो या कंपनी के लो। ठीक है, अंग्रेजों ने राजा से कहा कि आज के बाद हम तुम्हारी जो रियासत है इसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी रियासत की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, आप जो धन मराठों को दे रहे थे वो धन आप हमें दे देना। ठीक है, आप जो धन मराठों को दे रहे थे, जो आपसे लूट के सोड़ कर लेके जा रहे थे, वो धन आप हमें दे देना। हम तुम्हारी जो रियासत है उसकी सुरक्षा करेंगे, इसके बदले में हम तुम्हारी रियासत के अंदर एक सेना रखेंगे। ठीक है, जिसे अपने बोलते हैं रेजिमेंट। ठीक है, अपने आप सुना होगा जैसे गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट। ठीक है, सेना की टुकड़ी को बोलते हैं रेजिमेंट। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारियों ने कहा आपकी जो रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पे है। ठीक है, तो आप जो धन मराठों को दे रहे थे वो धन आप हमें दे देना। हम इसके बदले में आप जो धन दोगे इसके बदले में हम आपकी रियासत के अंदर जो सेना रखेंगे उसको बोलते हैं रेजिमेंट। और जो इनका अंग्रेज अधिकारी होगा, जो अफसर होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट। इसका रेजिडेंट कहने का कारण ये भी था क्योंकि राजधानी के अंदर रह रहा था और इसके राजधानी रहने के कारण वहाँ पे इसका रेजिडेंस था, इसलिए वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था उसको रेजिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अपने देखेंगे
कि रियासत के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी रहे उसका नाम है रेजिडेंट, और राजस्थान के जो राजा हैं, ठीक है, इसके जो अपने राजनीतिक मामले हैं वो भी एक अंग्रेज अधिकारी देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल मैटर जो अंग्रेज अधिकारी देख रहे हैं, ठीक है, उसका भी एक नाम है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। तो ये इस प्रकार सहायक संधि थी। अंग्रेजों ने कहा आपकी रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है, आप बदले में हमें धन दे देना, हम आपके धन के बदले आपकी रियासत के अंदर सेना रखेंगे। तो राजा भली भांति ये सोच रहे थे कि ठीक है, मराठों से तो एक बार पीछा छूट जाएगा, और अपने जो धन इनको दे रहे हैं, मराठों को दे रहे हैं, उससे अच्छा है तो अपने इनको अंग्रेज़ों को दे दें, अंग्रेज अपने क्या सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने ये बात बोली कि आप एक रियासत का दूसरी रियासत के साथ अगर जो कोई झगड़ा हो जाता है तो वो भी इसकी भी जिम्मेदारी हम पर है, ठीक है, यानी कि एक रियासत का दूसरी रियासत से अगर कोई युद्ध होता है तो उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। तो जो एक रियासत दूसरी रियासत के साथ बातचीत का जो मामला है वो विदेश नीति के तहत आता है, यानी कि विदेशी मामले भी आप आज हमें दे दो, ठीक है, यानी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी और विदेशी मामले की जिम्मेदारी कंपनी की थी। कंपनी इनके बदले में इनसे धन लेती थी और अपनी एक सेना की टुकड़ी रियासत के अंदर रखती थी। जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था रेजिडेंट, और एक राजा का एक राजनीतिक मुद्दे देखने वाले एक आदमी था, उसका नाम था पॉलिटिकल एजेंट। अपने ये देखते हैं कि अंग्रेजों की जो संधि पत्र थी उस पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने इसके अंदर एक बिंदु ये लिखा था कि हम आपकी रियासत के अंदर आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। ये सहायक संधि है, ठीक है। इस प्रकार राजस्थान की सभी रियासतों ने सहायक संधि कर ली। सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत भरतपुर थी। उसके बाद अपने देखते हैं 1817-18 के अंदर जब थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है, ठीक है, के अंदर बड़े स्तर पर सहायक संधि होती है। उस समय राजस्थान का जो गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, और उनका जो प्रतिनिधि है वो है चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ है जो अंग्रेजों का प्रतिनिधि है। इधर की तरफ से राजा संधि कर रहे हैं, उधर की तरफ से भारत के गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ संधि कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सभी राजस्थान की सभी रियासतों के साथ संधि कर ली जाती है, ठीक है। एक रियासत का अगर दूसरी रियासत से अगर युद्ध हो रहा है तो इधर से भी अंग्रेज अधिकारी बात करें और इधर से भी अंग्रेज अधिकारी बात करें, तो आप देखोगे कि सहायक संधि होने के बाद राजस्थान के अंदर बहुत कम ही लड़ाई हो रही है, ठीक है, और राजस्थान के अंदर शांति का काल ही होता है, ठीक है। आप उसके बाद अपने देखते हैं कि 1817-18 के अंदर लगभग सभी रियासतें सहायक संधि कर लेती है। एक रियासत अंतिम है जो राजस्थान में सहायक संधि अंतिम स्तर पर करती है, वो है 1823 ईस्वी के अंदर सिरोही एक ऐसी रियासत है जो अंतिम समय में सहायक संधि करती है, 1823 ईस्वी के अंदर करती है। लगभग 1823 ईस्वी के अंदर सभी राजस्थान की जो रियासतें हैं वो सहायक संधियां कर लेती है, ठीक है। अधिकतम जो है 1817-18 के अंदर होती है, ठीक है। उस समय जो अपने गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स है, उधर से अंग्रेज प्रतिनिधि है वो चार्ल्स मेटकाफ है। ये सहायक संधियों का एक काल पूरा होता है। इसके बाद अपने देखते हैं कि इन जो ये रेजिडेंट है, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको करेंगे, रेजिडेंट ऑफ राजपूताना है। वो कहाँ बैठते हैं, वो दिल्ली के अंदर बैठते हैं, ठीक है। अपना पहली फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कौन है? फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी है, ठीक है। ये डेविड ऑक्टरलोनी है, ये दिल्ली के अंदर बैठते हैं, ठीक है। अब इसका नाम है रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। ये 1832 ईस्वी के अंदर इसका जो कार्यालय या ऑफिस है इसको अजमेर शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। 1800 जैसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? 1832 ईस्वी के अंदर अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। उस समय और इसका नाम भी
चेंज कर दिया जाता है। ये कहते हैं कि ठीक है सभी रेजिडेंट हो गए, इसका नाम अपने चेंज कर। 1832 ईस्वी के अंदर राजस्थान के अंदर एक नए पद का सृजन किया जाता है जिसका नाम है एजीजे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, नए पद का सृजन किया जाता है 1832 ईस्वी के अंदर। कार्यालय दिल्ली से अजमेर लिया जाता है। ठीक है, अपने प्रथम एजीजे हैं अब्राहम लोकेट, अब्राहम लोकेट। ठीक है, अब्राहम लोकेट राजस्थान के प्रथम एजीजे हैं। ठीक है, अपन ने देखा 1803 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक राजस्थान की जो सभी रियासतें अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेती है। सहायक संधि के तहत सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी। इस सुरक्षा की जिम्मेदारी के तहत अंग्रेजों ने राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियों का गठन किया है। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है, तो इन सैनिक छावनियों को गठन के बाद राजस्थान का जो प्रशासन है वो चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद एक नीति और होती है, कौन सी? लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। ठीक है, गोद निषेध नीति क्या है? यदि कोई राजा या कोई रियासत का जो राजा है वो निसंतान, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस रियासत को अंग्रेजों में मिला लिया जाएगा। इसके तहत वो 1848 में 17 को, 1856 में अवध को राजस्थान अंग्रेजों में मिला लिया गया था। ठीक है, तो कुछ कारण ये थे। ठीक है, और कुछ कारण सहायक संधियों के तहत उनकी एक संधि थी, उन्होंने ये बात बोली थी कि हम राज्य के आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो अपनी नीति का खुद ही विरोध करे थे, यानी कि वो राजस्थान की जो रियासतें उनके अंदर आंतरिक हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, तो इससे वहाँ की जो जनता है, ये जो सामंत है, वो परेशान हो गए। ठीक है, और इसके अलावा ये गोद निषेध नीति है, और इसके अलावा एक तत्कालिक कारण थे जो अपने बात करते हैं। क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 से 1856 ईस्वी तक। इस क्रीमिया के युद्ध में एक बंदूक का प्रयोग किया गया था, उसका नाम है एनफील्ड राइफल। अपने भारत के अंदर उस समय तक ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग किया जाता था। क्रीमिया के युद्ध के अंदर एनफील्ड राइफल की सफलता को देखते हुए भारत के अंदर भी एनफील्ड राइफल का प्रयोग के लिए लॉर्ड कैनिंग ने एनफील्ड राइफल के प्रयोग के लिए दिसंबर 1856 को लॉर्ड कैनिंग ने एनफील्ड राइफल के लिए प्रयोग के लिए कह दिया। ठीक है, तो इस एनफील्ड राइफल के अंदर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी इसके जो कारतूस है उसके अंदर गाय और सूअर की जो चर्बी है उसका प्रयोग किया जाता था। ये जो कारतूस है इसके अंदर अंग्रेज अधिकारियों को तो कोई दिक्कत नहीं थी कि वो एक ईसाई थे, और भारतीयों के अंदर जो गाय है वो पवित्र है और जो सूअर है वो मुसलमानों के लिए अपवित्र है। ठीक है, तो इसकी जो जानकारी है, जो चर्बी वाले कारतूसों की जानकारी है, जो सैनिकों को मिल गई, सैनिकों को ये पता चला कि हमारा ये धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने इस बंदूक का विरोध किया, एनफील्ड राइफल के बंदूक का विरोध किया। इस बंदूक का प्रयोग बैरकपुर छावनी के अंदर 34वीं रेजिमेंट है, उसके जो सैनिक है मंगल पांडे ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने क्या कहा कि आप हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारियों ने इसके खिलाफ उनकी वर्दी उतरवा ली, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप अपने हथियार हमें दे दो। जब मंगल पांडे से हथियार लिए जा रहे थे तब 29 मार्च 1857 को बहुत ज़्यादा आक्रोशित होकर मंगल पांडे ने कैप्टन बाग और ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज अधिकारियों की मौत की घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इस घटना के बाद अपने देखते हैं कि 10 मई 1857 ईस्वी को 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है भारत के अंदर। ठीक है, क्रांति की शुरुआत कौन सी टुकड़ी करती है? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर क्रांति का बिगुल जाती है, और ये जो घटना है वो पूरे भारत में धीरे धीरे करके फैलती है। इस घटना से राजस्थान का क्या संबंध है अपने ये देखेंगे। ठीक है।